तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, विच इज़ ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स. नाउ दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब इसे समझने के लिए वी नीड टू नो व्हाट डज द टर्म सिविलाइजेशन स्टैंड्स फॉर. द सिविलाइजेशन मीन्स एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में सभ्यता भी कहते हैं. इस विश्व में 4 ऐसी सिविलाइजेशंस रही हैं विच आर कंसीडर्ड एज द मेजर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड. इसमें सबसे पहले आती है द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू प्रेजेंट डे इराक, ईरान, सीरिया, टर्की. The second is the Egyptian civilization, the third is the Indus Valley civilization, and the fourth is the Chinese civilizations. अब आप देख सकते हैं that there's a common point between all these civilizations. अब वो क्या है? It is that all these civilizations are near or around a particular river. For example, the Mesopotamian civilization is around the Euphrates and Tigris river. Similarly, the Egyptian civilization is near the Nile river. The Indus Valley civilization, as the name suggests, is near the Indus River, जिसे हम हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं, and the Chinese civilization is around the Yellow River. अब वो किस लिए? Now in ancient times, people used to perform activities like hunting, gathering. They even used to perform agriculture, जिसके लिए water is an essential necessity. इसीलिए जो सारी civilizations थी, they were around one or the other river. अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में यू गाइज हैव स्टडीड इन क्लास 11th हिस्ट्री. इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो लेट्स बिगिन. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है. कुछ स्कॉलर्स इसे सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अ रिवर वैली सिविलाइजेशन because it is situated in the vicinity of the Indus River. अब जो हमने पहले 4 सिविलाइजेशन पढ़ी हैं उनमें से दिस सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन. ये सबसे ज़्यादा फैली हुई है एंड दिस सिविलाइजेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इवन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. ये इसलिए बिकॉज जो फर्स्ट साइट इंडस वैली की डिस्कवर की गई थी दैट वाज हड़प्पा इन द 20th सेंचुरी. अब ये जो हड़प्पा है दैट इज़ इन पाकिस्तान. जो कुछ और प्रोमिनेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस की वो है मोहनजोदारो, ढोलावीरा, चोलिस्तान, राखीगढ़ी एक्सेट्रा. मोहनजोदारो के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर इन द वीडियो. नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ द अर्ली फेज विच इज़ फ्रॉम 3300 to 2600 BCE. BCE stands for before common era. Then was the mature Harappan phase, जिसे हम कहते हैं this was the peak of Indus Valley civilization. कुछ estimates ये भी हैं that the population at this time was near about 5 million, which is quite a large number. Then the third phase is the later phase, जिसे हम decline of Harappan civilization से भी associate करते हैं. Then now there are certain features of this Indus Valley civilization, for example urban planning. Then there was an elaborate drainage pattern जिसमें grid system use किया जाता था, which we will discuss later. Then there were new techniques of handicrafts and distinctive pottery. Now this was basically the introduction to the chapter. Now we will discuss in detail the first topic of the chapter, which is subsistence strategies. Subsistence means the state of having what you need in order to stay alive. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हड़प्पन्स वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते थे जिनकी वजह से वो अपना गुजारा कर पाते थे या जिनकी वजह से वो सबसिस्ट कर पाते थे. तो आर्कियोलॉजिस्ट्स, जिन्हें हम पुरातत्व विज्ञान के विशेषज्ञ भी कहते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं ऑफ एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिमेन्स ऑफ प्लांट्स मिले हैं. फॉर एग्जांपल वीट, मिलेट्स, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम एक्सेट्रा. उन्हें काफ़ी एनिमल प्रोडक्ट्स के रिमेन्स भी मिले हैं. फॉर एग्जांपल बोन्स ऑफ फिश, कैटल, बफलो, पिग, शीप एक्सेट्रा. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि उस समय पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स परफॉर्म किया जाता था. दैट इज़ एनिमल्स को टेम किया जाता था, उन्हें पाला भी जाता था. Now, from the evidence of plant products, it is very clear that there was prevalence of agriculture.
और क्या तरीके हैं ये जानने के कि एग्रीकल्चर वॉज प्रेवलेंट? There is evidence of a lot of agricultural technologies. For example, there were representation on seals which were made. Then there are terracotta sculptures of a bull and oxen plowing the field. Then there are models of plow which are found in sites like Cholistan and Banavali. फर्दर हमें प्लॉड फील्ड्स के भी एविडेंसेस मिले हैं, फॉर एग्जांपल इन साइट्स लाइक कलीबंगन. देन हमें इरिगेशन सिस्टम का भी पता चला है बिकॉज हमें मिले हैं ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स इन साइट्स लाइक शोरतुघई एंड इवन वाटर रिजर्वॉयर्स टू स्टोर वाटर इन साइट्स लाइक ढोलावीरा. तो इस सब से वी कैन वेरी वेल इमेजिन दैट व्हाट वर दी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज विच वर एम्प्लॉयड बाय पीपल एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो अब हम बात करेंगे मोहनजोदारो के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन साइट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट जो पहली साइट डिस्कवर की गई थी हरप्पन सिविलाइजेशन की, दैट वाज हरप्पा. नेवरदलेस मोहनजोदारो को सबसे वेल नोन साइट माना जाता है. It is one of the largest settlements of the civilization and one of the world's earliest major cities. मोहनजोदारो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है. It was discovered in the 1920s. मोहनजोदारो को लिटरली माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है. अब वो इसलिए बिकॉज द सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. और धीरे धीरे जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जो लेटर फेज़ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन था उसमें जो था सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था. तो जैसे जैसे ये सिविलाइजेशन पेरिश हुई धीरे धीरे वो सॉइल में धंसनी शुरू हो गई. इट गॉट बरिड इनटू दी सॉइल एंड देन लेयर आफ्टर लेयर जो सॉइल थी वो उस पर डिपॉजिट करती रही एंड फाइनली एक माउंड लाइक स्ट्रक्चर, माउंड क्या होता है, एक टीला, अ माउंड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्ड. तो जो वहाँ पे लोकल्स बाद में रहने लगे उन्हें कुछ बोन्स मिली ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इवन एनिमल्स, कुछ यूटेंसिल्स मिलने लगे. तो धीरे धीरे करके इस जगह का नाम पड़ गया मोहनजोदारो, विच लिटरली मीन्स माउंट ऑफ द डेड. Now, Mohenjo-daro is even designated as the UNESCO World Heritage Site. Now, I've already stated that Harappan civilization is known for its unique drainage system and urban planning. तो अगर आपको उसकी urban planning या drainage system के बारे में जानना हो तो Mohenjo-daro is the classic example. अब अगर हम प्लानिंग की बात करें तो हम देखेंगे दैट मोहनजोदारो हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. वन इज़ द सिटाडेल एंड द अदर इज़ द लोअर टाउन. तो जो सिटाडेल है दैट इज़ अ लिटिल बिट हायर. वो इसलिए बिकॉज जो बिल्डिंग्स इस पर्टिकुलर पोर्शन में बनाई जाती थी दैट वर बिल्ट ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स. लोअर टाउन में मोस्टली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पाई जाती थी. Now Citadel, although higher, but is smaller when compared to the lower town. जो Citadel था वो छोटा था और जो lower town था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था. Now ये जो Citadel and lower town था that was physically separated और यहाँ पे एक दीवार बनाई गई थी इन दोनों एरियाज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए. Now a lot of effort went into planning the site and then implementing the design. लेबर जो था वो मोबिलाइज़ किया जाता था ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. देन एक एग्जाम्पल भी दिया गया है बुक में अबाउट ब्रिक्स, वेयर इन इट इज़ सेड दैट द ब्रिक्स वर मेड ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशो जिसमें द लेंथ वॉज ऑलवेज 4 times द हाइट एंड द ब्रेथ वॉज ऑलवेज 2 times द हाइट. Now coming on to the drainage system was very carefully planned. The roads and the streets they were laid down in approximate grid patterns. मतलब जो roads and streets बनाई जाती थी उन्हें grid pattern मतलब 90 डिग्री के एंगल पे बनाया जाता था. And it is even suggested कि जो houses बनाए जाते थे they were made after the drains were made. अब हर house से जो भी waste water होता था वो directly drains में चला जाता था. Now each house was connected to a street drain और ये जो drains थे इन्हें cover किया जाता था by loose bricks so that these bricks can be removed and the drains can be easily cleaned. Now coming on to domestic architecture, जो लोअर टाउन था वहाँ पे मोस्टली हमारे पास होती थी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स. इनको बनाने का एक पर्टिकुलर पैटर्न था दैट इज़
घर के सेंटर में देयर वाज अ कोर्टयार्ड एंड अराउंड दिस कोर्टयार्ड वर रूम्स। जो मोस्टली एक्टिविटीज़ होती थी, फॉर एग्जांपल कुकिंग एंड वीविंग, वो सारी परफॉर्म की जाती थी इन द कोर्टयार्ड इटसेल्फ। Further, every house had its own bathroom, which was paved with bricks, and every house was connected to these street drains, which I have already told. Then कुछ houses वो भी पाए गए हैं जहाँ पे there were remains of staircases and even wells. Now, one of the most stark feature of the domestic architecture of Harappa was that there was an apparent concern for privacy. इसके लिए क्या किया जाता था कि जो ग्राउंड लेवल था वहाँ पे कोई भी विंडोज़ नहीं थी, तो आपको एक डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा इंटीरियर का या फिर कोर्टयार्ड का। सिमिलरली जो एंट्रेंस थी वो भी आपको एक डायरेक्ट व्यू नहीं देती थी ऑफ द इंटीरियर या ऑफ द कोर्टयार्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ सिटाडेल। सिटाडेल वो पोर्शन था मोहनजोदारो का जहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी विच वर ऑफ ग्रेट पब्लिक इम्पोर्टेंस। बुक में 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऐसी बिल्डिंग्स के। द फर्स्ट इज़ वेयर हाउस एंड द सेकेंड इज़ ग्रेट बाथ। अब वेयर हाउस एक मैसिव स्ट्रक्चर था जिसका बेस जो था वो ब्रिक्स से बना हुआ था एंड जिसके अपर पोर्शंस थे वो प्रॉबेबली वुड से बनाए गए थे। वेयर हाउस यूज़ किया जाता था सामान को स्टोर करने के लिए। Now, the second important structure of the citadel was the Great Bath, which was basically a large rectangular tank जिसे as a ritual bath भी यूज़ किया जाता था। ये बनाया गया था in the form of a courtyard and इसके आसपास there were corridors on all the 4 sides. Now, यहाँ से जो पानी था वो डायरेक्टली जाता था एक ह्यूज ड्रेन में। फर्दर इसी के पास एक स्मॉलर बिल्डिंग थी जहाँ पे देर वर अबाउट 8 bathrooms. So all these features would suggest that this was used for some kind of a special purpose, maybe a religious purpose or a social purpose, whatever the case may be. तो इन सभी फीचर्स से हमें बेसिकली पता चलता है कि what was मोहनजोदारो about, what were the main features. So this brings us to the end of this topic as well. तो अब हमें पता चल चुका है that what were the main or the prominent features of Mohenjo-daro. And now we'll move on to the next topic, which is tracking social differences.